क्लास 10th के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। गणित दर्पण चैनल पे हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों तीसरा पार्ट, और उसके अंदर हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 से दो प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। ये मैंने पूरा टेबल वाला जब वीडियो बनाया था उससे पूरा कंप्लीट आपको बता दिया था कि कोई रैखिक समीकरण युग्म संगत कब होते हैं, असंगत कब होते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित कब करती है, समांतर कब होती है, संपाती कब होती है। तो ये आपको सब जानकारी होगी, तो आराम से इस प्रश्न को आप अटेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करना, एक एक करके सभी प्रश्न करते हैं। लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने तीसरा प्रश्न ले लिया है। अब यहाँ पे हम पहला प्रश्न करेंगे सबसे पहले, और इसका पता लगाते हैं कि ये समीकरण संगत है या असंगत। तो लेता हूं यहाँ पे मैं फर्स्ट समीकरण दे रखा है मुझे 3x प्लस 2y बराबर दे रखा है 5। ठीक है, सबसे पहले तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है उस रूप में आपको दिखना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको एडजस्ट करो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y बराबर 5 है, तो यहाँ बराबर 0 होना चाहिए। तो समीकरण को हमेशा पहले आपको व्यापक रूप में एडजस्ट करना। व्यापक रूप क्या है थोड़ा बता देता हूँ। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी आगे हमेशा 0 होना चाहिए, बराबर के आगे 0। अगर c है वो आगे है राइट हैंड साइड में, तो इसको पक्षांतर करके आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि जो 3x प्लस 2y बराबर 5 है इसको एडजस्ट कर देता हूँ कि 3x प्लस 2y, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ये जो 5 है इसको पकड़ के इधर लाना है, यानी कि 5 को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा 5, क्योंकि प्लस का 5 है। जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5 और बराबर हो जाएगा 0। ओके, ये आ गया पहला समीकरण। इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण ये रहा 2x और करके लिख लो 2x माइनस 3y बराबर है 7। ठीक है, ये समीकरण है। अब यहाँ पर भी वही काम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3y और ये जो 7 है पक्षांतर ओके इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। और यहाँ से आपको निर्धारित करना है a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो यहाँ निर्धारित कर लेता हूँ, यहाँ सब लिख लेते हैं। a1 देखिए a1 है वो क्या है, पहले समीकरण का जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा, पहले समीकरण का y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा, और जो अक्षर पद होगा वो होगा c1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में 2 2 हो जाएगा। राइट, तो a1 यानी इसमें ये जो पहला समीकरण है इस समीकरण के अंदर x का गुणांक क्या है 3। ये आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर दी होगी, क्योंकि हमने पहला और दूसरा प्रश्न किया है उसके अंदर यही हमने निर्धारित किया था a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अच्छे ढंग से आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। a1 बराबर 3 आ गया। b1 है वो कितना है, यहाँ से y का गुणांक उठा लो कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2। इसी प्रकार c1 क्या है, देखिए यहाँ पे अक्षर पद है वो क्या है 5, परंतु आगे माइनस है इसलिए माइनस का 5 लेना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे समीकरण से हम 2 2 लिख लेंगे, यानी a2 है वो क्या हो जाएगा x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2 है तो लिख लो 2। फिर आपके हो जाएगा b2, तो b2 क्या है y का गुणांक माइनस है इसलिए माइनस में लेना पड़ेगा -3। और जो c2 है c2 क्या है -7, तो ये आ जाएगा -7। तो सब आ गए आपके पास। अब आपको इसका अनुपात निकालना है, तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, अनुपात निकाल देता हूं a1 बटा a2। a1 बटा a2 क्या आ जाएगा, देखिए a1 है वो कितना है 3 है और a2 कितना है 2, तो आ जाएगा 3 बटा 2। फिर लिख लो b1 बटा b2। b1 कितना है 2, तो 2 लिख लो, और b2 कितना है -3, तो लिख लो -3। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है जब भिन्न कोई सरल होती है तो करना है, परंतु यहाँ पे कोई सरल नहीं हो रही है इसलिए मैं ऐसा ही रख रहा हूँ। फिर c1 बटा c2, c1 कितना है -5,
और C2 कितना है, माइनस का 7। अब देखिए यहाँ पे एक बात सरल हो सकती है कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस सरल हो जाएगा और आ जाएगा ये 5/7, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऐसे समझ लो। तो 5/7 आ गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, देखिए 3/2 आ रहा है, यहाँ 2/-3 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 5/7, यानी कोई अनुपात है वो समान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, लिखेंगे कि चूंकि ये दो बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे लिखते हैं, इसको बोलते हैं चूंकि, यानी हिंदी में कह सकते हैं क्योंकि। तो चूंकि A1/A2 है वो बराबर नहीं है B1/B2, और तीसरा भी बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके रेखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। तो यहाँ यही पूछा कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, ये आपको पता करना है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत, संगत है, राइट। यानी कि ऐसी कंडीशन जब होती है तो लाइन है वो क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, और प्रतिच्छेदित करती है यानी उसका कोई न कोई हल निकलता है, यानी एक हल निकलता है, राइट। केवल और केवल एक हल निकलता है ऐसी स्थिति में, और रैखिक समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत। तो ये है इस पहले प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, जिससे और आपके क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या दे रखा है, 2x -3y बराबर 8। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए जो रैखिक समीकरण युग्म है वो आपके व्यापक रूप में नजर नहीं आ रहा है, इसको व्यापक फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी 2x ऐसा का ऐसा, -3y ये ऐसा का ऐसा, ये जो 8 है इसको पकड़ के इधर लाना है। तो जब प्लस का 8 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और बराबर हो गया 0। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है दूसरा, तो और करके लिख लो। दूसरा समीकरण आपके क्या कह रहा है, ये रहा कि 4x -6y और बराबर है 9। तो यहाँ पर भी एडजस्ट करना पड़ेगा, 4x -6y, ये जो 9 है पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण आ गए। यहाँ से आप जल्दी से लिख लो, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो यहाँ लिख लेता हूँ जल्दी से मैं, A1 क्या है, देखिए यहाँ पे पहले समीकरण से x का जो गुणांक है वो A1 हो जाएगा, ये आ गया 2। B1, जब 1 वाली सीरीज चलती है तो आपको दूसरे समीकरण को देखना ही नहीं है, सिर्फ पहले समीकरण के अंदर चलना है और प्रत्येक का गुणांक उठाना है। तो यहाँ पे A1 है वो क्या है, x का गुणांक 2 आ गया, फिर y का गुणांक क्या है 3, परंतु माइनस अगर आगे है तो उसको भी साथ में लिखना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। फिर C1 क्या है, माइनस का 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। A1 आ गया, B1 आ गया और C1 आ गया। अब देखते हैं 2 वाली सीरीज। तो A2 यानी दूसरे समीकरण को पकड़ना है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से ही आपको पता चल जाएगा, ये रहा 1 और ये है 2। तो यहाँ से आपके 1 1 मिलेगा, यहाँ से 2 2 मिलेगा, तो ज्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं है, आपको इजीली पता चल रहा है। तो A2, x का गुणांक यहाँ पे क्या है 4, ये मिल गया 4। फिर B2 क्या है अपने पास, y का गुणांक क्या है माइनस का 6, और C2 है वो क्या है माइनस का 9, ये आ गया माइनस के 9। तो हमारे पास सब आ गए, A1 B1 C1 A2 B2 और C2। अब मैं अनुपात लिख लेता हूँ, A1/A2, A1/A2 क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 है और ये 4 है, यहाँ लिख लो 2/4। इसी प्रकार B1/B2, B1 क्या है मेरे पास माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। फिर यहाँ पे नीचे B2 क्या है माइनस का 6, ऊपर और नीचे माइनस है, प्लस भाग जा रहा है आपको, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 3 1 कम 3 एक बार चला गया, और यहाँ पे 3 का भाग 6 में जाएगा, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी सरल हो रहा है, देखिए 2/4 है, 2 में भाग जा रहा है 2 का एक बार और 4 में चला जाएगा 2 बार, तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2। इसी प्रकार तीसरा भी देख लो, C1/C2 निकाल दो। C1/C2 कितना है माइनस का 8, और C2 क्या है माइनस का 9, तो आ जाएगा माइनस का 9। हल करो इसको, देखिए माइनस
ऊपर भी है नीचे भी है, तो आ जाएगा अपने पास 8/9, यानी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस। ओके, क्या स्थिति आपने देखी है कि चूंकि यहाँ पे देखिए A1/A2 1/2 है, B1/B2 क्या है 1/2 है, यानी कि A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के। परंतु जो C1/C2 है वो क्या है 8/9, यानी कि नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है, समांतर। और समांतर होती है यानी उसका कोई हल नहीं निकलेगा, और कोई हल नहीं निकलेगा मतलब वो असंगत हुए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। राइट, असंगत है। तो ये आ गया आपके दूसरे प्रश्न का हल। चलिए नेक्स्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या दे रखा है आपको कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण दे रखा है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इस ढंग से आपको भिन्न के रूप में गुणांक दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना वैसे के वैसे है। तो लेता हूं मैं इसको, तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। थर्ड, तीसरा क्या दे रखा है कि 3/2x, पहला समीकरण लिख रहा हूं, प्लस 5/3y बराबर 7। सबसे पहला काम तो यही है कि आपको क्या करना है, व्यापक रूप में चेंज करना है, यानी कि आपके बराबर के आगे है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूं मैं, 3/2 ये x, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, ऐसा का ऐसा लिखा है, प्लस 5/3 y, इसमें भी कोई मैंने चेंज नहीं किया, ऐसा का ऐसा। अब ये जो 7 है इसको पकड़ के इधर लाना है, तो हो जाएगा माइनस का 7 बराबर हो जाएगा 0। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा समीकरण लेता हूं, इसमें तो सरल ही है, और करके लिख लो। 9x माइनस 10y और ये बराबर है 14। इसको भी एडजस्ट करता हूं, 9x माइनस 10y, ये जो 14 है इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आपको निर्धारित करना है सभी गुणांक। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं a1। a1 क्या है बताइए मुझे, पहले समीकरण से 1 1 आएगा, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 3/2। ये पूरा का पूरा लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है, जो दिखे x के आगे वो सब उठा के गुणांक के रूप में लिख लो। तो x के आगे मुझे दिख रहा है 3/2, लिख लो 3/2। इसी प्रकार a2 सॉरी b1 क्या है, b1 हो जाएगा y का गुणांक, यानी y के आगे क्या मुझे दिख रहा है 5/3, तो आ जाएगा यहाँ से 5/3। और C1 अक्षर पद है, वो अक्षर पद क्या है माइनस का 7, तो आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ सब 2। तो A2 क्या है, देखिए यहाँ पे x का गुणांक, यानी दूसरे समीकरण के अंदर x का गुणांक क्या है 9, तो आ जाएगा 9। फिर B2 क्या है, B2 आपके आगे y का गुणांक नजर आ रहा है, y का गुणांक क्या है माइनस का 10, तो आ जाएगा माइनस का 10। और जो C2 है वो क्या है माइनस का 14, तो C2 आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, आपके पास सब आ गया, A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो यहाँ पे मैं अब सब अनुपात लिख लेता हूँ, A1/A2। अब A1 है 3/2, तो 3/2 लिख लेता हूँ, 3/2 ये A1 है। और नीचे A2 आ जाएगा, A2 है वो कितना है 9 है, तो ये आ जाएगा 9। अब देखिए इस टाइप की जो भिन्न मिलती है उसको कैसे सरल करना है वो थोड़ा मैं आपको अलग से थोड़ा बता देता हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे P/Q है ऊपर मान लो अंश में, और नीचे है A/B, तो इसको किस ढंग से लिखना है
ऊपर वाला p बटा q, ये ऐसे कैसे, जो नीचे वाला इसको उल्टा करके गुणा में लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और काफी सवालों के अंदर ऐसा प्रयोग होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो p बटा q है, इसको गुणा में लिखना है। ये जो नीचे वाला b है वो ऊपर आ जाएगा और ये जो a है वो आ जाएगा नीचे। एक तरह से ये मैंने संख्या न लेके इस टाइप से बताया है। अब मैं संख्या लेके बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो 7/9 है ऊपर और नीचे है 12/17, ठीक है। तो इसको किस ढंग से लिखेंगे, तो 7/9 ऊपर वाला था ऐसे कैसे अंश में लिख दिया, फिर नीचे वाला गुणा में लिखना है उल्टा करके, यानी ये जो 17 है वो ऊपर आ जाएंगे और ये जो 12 है वो आ जाएंगे नीचे। समझ गए, इस फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही तरीका अपनाऊंगा। जैसे ऊपर तो देखिए मुझे अंश और हर का रूप दिख रहा है, नजर आ रहा है 3/2, यहाँ 9 अकेला है तो इसके नीचे में एक है वो लगा सकता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसके नीचे में एक लगा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक आ गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही रूप नजर आ रहा है 7/9 और 12/17 के रूप में था, तो मैंने क्या किया था उसी प्रकार आपको यहाँ करना है। 3/2 तो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा और इंटू में कर दूंगा 1/9, यानी इसको मैंने उल्टा करके गुणा में लगा दिया। अब इसको सरल कर देना, 3 का गुणा 1 से कर दो, यानी 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये आ गया 3। और 2 का गुणा 9 से करेंगे तो आ जाएगा 18, राइट। यानी कि अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। अब देखिए 3/18 है तो इसको और सरल कर सकते हो, क्योंकि 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 18 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रहा है, तो इसको सरल कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ रफ कार्य को। तो जगह न होने की वजह से मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे। चलिए मिटा के थोड़ी जगह ही बना देते हैं आगे ताकि व्यवस्थित लगे। वापस लिख रहा हूँ मैं इसको जल्दी जल्दी से, बराबर 3/2/9। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया था मैंने। फिर 3/2 इंटू 1/9, अंश का गुणांश से हर का गुणा हर से करके मैंने लिखा था 3/18। अब ये जो सरल हो रहा है इसलिए 3 का भाग 3 में एक बार चला जाएगा, 18 में चला जाएगा 6 बार, यानी 1/6 इसका अंतिम सरल रूप हो गया है भिन्न का। अब मैं निकालता हूँ b1/b2। b1/b2 भी इसी ढंग से निकालना है। देखिए b1 क्या है मेरे पास 5/3 है तो आ जाएगा 5/3। नीचे b2 क्या है -10, तो ये आ जाएगा -10। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो वही आप नीचे 1 लगा दो और उसको सरल कर दो, तो यहाँ पे 1 लगा देता हूँ। 5/3 इंटू माइनस है तो -10 के आगे लिख देना -10। अब यहाँ पर भी वही 5 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 5 और 3 का गुणा -10 से होगा तो -30। अब 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 में एक बार चला गया और 6 में चला जाएगा, सॉरी 5 का भाग 30 में चला जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा -6, यानी 1/-6 आ गया। यहाँ पर है 1/6। देखिए ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, इस बात का ध्यान रखना है, यानी बराबर नहीं है ये दोनों। फिर C1/C2, C1 क्या है मेरे पास -7, तो ये आ जाएगा -7। C2 क्या है -14। ऊपर और नीचे समान है माइनस, और साथ ही 7 का भाग दोनों में जा रहा है तो 1 और ये आ जाएगा 2, 1/2। 7 का भाग 7 में एक बार गया, 14 में 2 बार गया तो 1/2 आ गया। तो आपने क्या देखा कि चूंकि यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, क्योंकि यहाँ पे 1/6 है और यहाँ है 1/-6 है, यानी बराबर नहीं है। साथ ही ये भी कह सकते हैं नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत। इससे ही पता चल जाता है, ये सिर्फ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 लिखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि रैखिक समीकरण युग्म कैसे है, संगत। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 प्रश्न आपको अलग अलग टाइप के करके बता दिए, पहला, दूसरा और तीसरा।
आपको क्या करना है, चौथा और पांचवा प्रश्न सेल्फ स्वयं करना है। अब जब आप करेंगे तो आपके सामने समस्या आएगी और फिर इस प्रश्नों को देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगे। इसलिए आपको स्वयं अपने हाथों से प्रैक्टिस जरूर करना है। आप स्वयं करेंगे तभी आपको मैथ्स के अंदर समझने आने वाला है। तो देखते हैं सबसे पहले इसको कौन करता है और इसका आंसर है वो संगत या असंगत है। इसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना है। चौथा प्रश्न संगत है या असंगत, पांचवा प्रश्न संगत है या असंगत, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।